फ्रेंड्स, दिस इज श्रेयस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपने जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, जो कि मैं इसके पहले 2 वीडियोस अपलोड कर चुका, वो आपने देखा है। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दैट सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। इन दिस वीडियो we'll discuss about the right to equality, that is article 14, 15, 16, 17 and 18. We'll discuss these 5 articles in this video. Okay, so let's start with the discussion. तो देखिए आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी में जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी इंडिया में यहाँ पे 2 टर्म्स यूज की गई है। देखिए पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ और सेकेंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहाँ पे 2 टर्म्स क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रोविजंस है आर्टिकल 14 के, ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए है। ये याद रखिएगा, सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही नहीं, तो सिटीजन फॉरेनर्स दोनों के लिए। और उसके साथ साथ जो अदर लीगल पर्सन्स है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लीगल पर्सन्स में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आएंगे, उसके साथ साथ कंपनीज आएंगी, रजिस्टर्ड सोसाइटीज आएंगे, और जितने भी लीगल पर्सन है हमारे कंट्री में वो सब यहाँ पे लीगल पर्सन्स के अंडर आएंगे। इन सब के लिए आर्टिकल 14 रहेगा, ये हमें याद रखना है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने 2 टर्म्स देखी थी, एक थी इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक थी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 14 के अंडर आते हैं ये दोनों टर्म्स। तो ये दोनों टर्म्स क्या होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने ब्रिटिश, ये इसका ओरिजिन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी हमने ये जो लिया है, ये अडॉप्ट किया है, ये ब्रिटिश से लिया है। उसके साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जब हम सेकेंड कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं तो सेकेंड कंसेप्ट ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो देखिए सेकेंड कंसेप्ट ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, फिर वो प्रिविलेजेस हो या फिर लायबिलिटीज हो। प्रिविलेजेस यानी को एक्स्ट्रा के राइट्स मिल रहे हैं, स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं, लायबिलिटीज यानी कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो डिफरेंट रहेगी। तो इनका ये कहना है कि इक्वालिटी कहाँ रहेगी, जब लोग कुछ सिमिलर सर्कमस्टांसेस में है उनके बीच इक्वालिटी रहेगी, ना कि इनको और अलग सर्कमस्टांसेस में कुछ लोग हैं उन सबको एक इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। कुछ लोगों के सर्कमस्टांसेस कुछ खराब है, सिचुएशंस खराब है, तो उनको कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, जबकि कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ज़्यादा लायबिलिटीज रहेगी लॉ के तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एक सर्कमस्टांसेस वाले लोगों को एक जैसा ट्रीट, अलग सर्कमस्टांसेस वाले लोगों को एक जैसा ट्रीट, ऐसा। ओके, तो ये यहाँ पे सिचुएशन रहेगी। तो अब सेकंड इसमें ये दिया है कि ये जो एप्लीकेशन, अब देखिए जितने भी, अब यहाँ पे ये लोग सिचुएटेड, अब इनके लिए कोई लॉ बना दिया तो यहाँ के सिमिलरली सिचुएटेड लोगों को वो पूरा लॉ अप्लाई होगा, सभी को सिमिलरली अप्लाई होगा। उनमें से ऐसा नहीं है कि किसी को अलग किसी को अलग, सिमिलरली सिचुएटेड जितने भी लोग हैं उनको ये सिमिलर एप्लीकेशन रहेगी, जो लॉज बन रहे हैं उनकी। ठीक है, ये याद रखना है, सिचुएटेड जिस तरह से वो लोग हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये दिया गया है कि देखिए अब ट्रीट किया जा रहा है, हमने देखा कि कुछ एक जैसे लोग हैं जिनको अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, सिचुएटेड है उस हिसाब से, पर इन चीज़ों में इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा है द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, हम अलाइक ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, पर इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन सबको दी जाएगी। ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए अब हम रूल ऑफ लॉ क्या है ये देख लेते हैं। ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए जो इक्वालिटी बिफोर लॉ हम कहते हैं, ये जो कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो एक कंसेप्ट है उसका एलिमेंट इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये हमें याद रखना है। जो कि एवी डाइसी, ब्रिटिश जूरिस्ट थे एक एवी डाइसी, इन्होंने एक कंसेप्ट रखा था जिसका नाम था रूल ऑफ लॉ। अब इनका जो कंसेप्ट था इसमें 3 एलिमेंट्स थे, जिनमें से एक इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है। अब ये 3 कंसेप्ट्स कौन से हैं हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी आदमी को तभी पनिश किया जाएगा जब वो किसी लॉ को तोड़ेगा,
यानी ब्रीच ऑफ लॉ के लिए ही पनिश किया जाएगा। अगर वहाँ पे उसने जो भी एक्शन ली है या फिर जो भी उसने किया है वो अगर लॉ के हिसाब से ऑफेंस नहीं है तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा, यानी उसने कोई लॉ नहीं तोड़ा। जबकि वो करना अगर गलत है तो वो लॉ अगर तोड़ता है और वो चीज़ करता है तभी उसको पनिश किया जाएगा। यहाँ पे अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर लिखा है, यानी यहाँ पे मनमानी नहीं चलेगी, पनिश तभी किया जाएगा जब वो ब्रीच ऑफ लॉ करता है, कोई मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पावर की, ठीक है। उसके साथ साथ सेकंड चीज ये कही गई है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब हमने जैसा कि देखा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो यही से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ से। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मीनिंग आपको पता है, जितने भी लोग हैं सब लॉ के सामने इक्वल रहेंगे, सभी के ऊपर जो भी लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ है हमारे कंट्री का या फिर हमारे लैंड का जो लॉ है, जो हमारे कोर्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो लॉ हमारे कोर्ट चला रहे हैं, वो सभी के लिए इक्वली लागू होगा, यानी देखिए सब लोग उसके लिए इक्वली सब्जेक्टेड रहेंगे। अब इसमें हमको याद रखना है, रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, सबके लिए लॉ एक जैसा ही रहेगा। इसलिए इसको इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग लॉ के सामने एक ही रहेंगे, इसीलिए यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ कहा गया। अब जो थर्ड एलिमेंट है वो है प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी इनका ये कहना है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, यहाँ पे इन्होंने कहा प्राइमेसी, यानी देखिए प्राइमेसी यहाँ पे कौन है, राइट ऑफ इंडिविजुअल है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो इसी कारण बन पाया कि राइट ऑफ इंडिविजुअल्स आए, ठीक है, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, ऐसा इनका कहना है। इसीलिए ये जितना भी एनफोर्समेंट का काम है ये राइट्स के, ये काम कोर्ट ऑफ लॉ करेगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इसका सोर्स रहेगा। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, इसका काम एनफोर्समेंट का कोर्ट ऑफ लॉ करेगा, यानी इसको लागू कर, ये जो राइट्स है ये एनफोर्सेबल रहेंगे बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इनका सोर्स रहेगा, ठीक है। ये सब हमको लॉ के कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से मिलेंगे, ये हमें याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रूल ऑफ लॉ। देखिए जो भी फर्स्ट और सेकंड कंसेप्ट थे जो हमने पिछले स्लाइड्स में स्टडी किए, जैसे कि पहला था अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, यानी आदमी को कोई यहाँ मनमानी नहीं चलेगी पावर की, तभी पनिश किया जाएगा जब वो ब्रीच ऑफ लॉ करता है। उसके साथ साथ जो दूसरा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों जो कंसेप्ट्स है यही इंडियन सिस्टम जो है हमारा उसमें एप्लीकेबल है। तीसरा वाला नहीं, तीसरा वाला ये कहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स नहीं है, कोर्ट जो है वो एनफोर्स करेगा, ये सब राइट्स जो है वो कोर्ट के तरफ से आपको एनफोर्समेंट किया जाएगा उनका। तो ये इंडियन सिस्टम में नहीं है। इंडियन सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन एक सोर्स है जिससे हमें राइट्स मिले हैं, ना कि राइट्स से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो हमें राइट्स जो मिलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, इसीलिए जो थर्ड कंसेप्ट था, थर्ड वो यहाँ पे लागू, वो हमारे इंडियन सिस्टम में नहीं है, ये हमें याद रखना है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, जो आर्टिकल 14 में है रूल ऑफ लॉ, वो एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए कुछ मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बेसिक फीचर वो चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट हमेशा हमारे अपने जितने भी जजमेंट्स होते हैं या जितने भी उनके वर्डिक्ट्स होते हैं उसमें बताता है कि बेसिक फीचर ये है, इनको आप अमेंड नहीं कर सकते, इनको चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी एक बेसिक फीचर में से एक चीज़ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो रूल ऑफ लॉ है। सो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते और उनको साथ साथ हम अमेंड भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ये हमें याद रखना है। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। तो एक्सेप्शंस क्या है ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स रहेंगे, वो एक्सेप्शंस रहेंगे इक्वालिटी के। अब एक्सेप्शंस कैसे रहेंगे, ये आर्टिकल 361 कहता है, ये एक्सेप्शंस कैसे रहेंगे हम सबसे पहले देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट हो गए या फिर जो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए वहाँ पे आप देखिएगा यहाँ लिखा है द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ये किसी भी कोर्ट में आंसर नहीं करेंगे, इनको कोई कोर्ट पूछ नहीं सकता। जो भी ये ड्यूटी अपने ऑफिस की कर रहे हैं या फिर उनकी पावर को वो परफॉर्म कर रहे हैं, अपने पावर को यूज कर रहे हैं, उसके बारे में या फिर उनकी जो ड्यूटीज है उसके बारे में इनको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा या फिर ये कोर्ट को आंसरेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके साथ जो सेकेंड पॉइंट कहता है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स
ठीक है, इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी, प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, जब तक वो उस ऑफिस में है, जब तक वो प्रेसिडेंट है, जब तक वो गवर्नर है, तब तक इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी, ये हमें याद रखना है। अब तीसरी जो चीज़ है वो ये कहते हैं नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट। देखिए, इनको अरेस्ट या फिर इनको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, इनको जेल में नहीं डाला जाएगा, इनको कैद नहीं किया जाएगा, उसके साथ साथ इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये हमें याद रखना है, जब तक वो प्रेसिडेंट या गवर्नर है तब तक। उसके साथ साथ ये हुआ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसके साथ साथ सिविल प्रोसीडिंग्स भी उनके ऊपर नहीं कर सकते। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए, सिविल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट नहीं हो सकती जब तक वो टर्म ऑफ ऑफिस, यानी जब तक वो प्रेसिडेंट या गवर्नर है तब तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि इसके पहले इनके ऊपर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग चलाने से पहले इनको एक नोटिस दी जाएगी और उनको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, और ये जब तक 2 महीने का टाइम खत्म नहीं होता तब तक इनको यहाँ पे कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट नहीं चलाई जाएगी। ये आपको याद रखना है, नोटिस का पीरियड खत्म होने तक 2 महीने का। जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखे थे वो पहला एक्सेप्शन था जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर ये एक्सेप्शंस थे इस राइट टू इक्वालिटी के, क्योंकि उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाएगा बाकी लोगों से अलग बिफोर लॉ। देखिए, उनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं रहेगी, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं रहेगी, ठीक है, ये सब चीज़ें, उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं, उनको अरेस्ट नहीं, तो ये सब एक्सेप्शन है, इनको अलग ट्रीट किया जा सकता है। उसके साथ साथ और कौन एक्सेप्शन है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो सेकेंड है उसमें ये कहा गया है कि देखिए, अगर ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स चलती है, देखिए अब जो प्रोसीडिंग्स चल रही है हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, जो भी चीज़ें हो रही है अंदर, वो अगर कोई वो जैसी हो रही है वैसी सच्ची रिपोर्ट अगर पब्लिश करता है न्यूज़पेपर में या रेडियो में या टीवी में, तो उस पर्सन को उसके अगेंस्ट सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएगी किसी भी कोर्ट में, अगर वो ट्रू रिपोर्ट पब्लिश करता है रिलेटेड टू प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी हाउस हो सकता है, राज्यसभा, लोकसभा, कोई भी हाउस, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस या एक हाउस, कोई भी हाउस में। ये आर्टिकल 361A कहता है, इस एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। इसलिए हम जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो हम टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, उनके बारे में क्या हुआ, पेपर में भी पढ़ सकते हैं अंदर जो हो रहा है हाउस के अंदर, इसीलिए। ठीक है, अब जो थर्ड एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि अब देखिए, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब देखिए, जब वो प्रोसीडिंग्स, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी कोर्ट में, जब वो पार्लियामेंट में कुछ कह देते हैं या फिर वोट देते हैं कहीं भी, ठीक है, उन्होंने कुछ गलत वोट दे, किसी को भी वोट दे दिया या फिर किसी को भी कुछ कह दिया अंदर हाउस के पार्लियामेंट में, अगर कुछ कह दिया तो कुछ गलत भी कह दिया, तो भी उनके अगेंस्ट कोई भी सिविल प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग, सिविल या क्रिमिनल, कोई भी प्रोसीडिंग यहाँ पे नहीं की जाएगी। ये हमें याद रखना है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ऊपर। ये था इसका थर्ड एक्सेप्शन। फोर्थ एक्सेप्शन ये है कि इसी तरह से जैसा ऊपर हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेके, वैसे ही मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है, वो भी अगर कुछ कहते हैं या फिर वोट करते हैं, तो आप उनके अगेंस्ट, अगर अंदर जो भी आप कर रहे हैं हाउस में, तो आप उसके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट यहाँ पे कोई भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में नहीं चला सकते। जो साथ जो फिफ्थ एक्सेप्शन है वो है आर्टिकल 31C। देखिए, आर्टिकल 31C क्या है ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आप अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा कि आर्टिकल 31C यहाँ पे एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। उसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे कही गई है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो आर्टिकल 39 है उसमें B और C में जो चीजें कही गई है वो आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कि ये हमारा जो आर्टिकल 14 है उसको वायलेट कर रहा है, यहाँ पे इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। ये भी क्या है, B और C क्लॉज 39 आर्टिकल का, ये भी हम आगे के वीडियोस में स्टडी करेंगे इन डिटेल। आप अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा 31C, उसके साथ साथ 39 में B और C, ये जो 2 क्लॉजेस है ये आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये वायलेट कर रहे हैं आर्टिकल 14 को, कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में या कहीं। अब ये याद रखिएगा, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आर्टिकल 31C जहाँ पे आ गया वहाँ से आर्टिकल 14 बाहर चले जाएगा, वहाँ पे आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा, वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा आर्टिकल 14, जहाँ पे आर्टिकल 31C आएगा। ये आपको याद रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सो दिस इज
फिफ्थ एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे जो सिक्स्थ एप्लीकेशन है वो ये कहता है कि जो भी फॉरेन सोवेरिन्स हो गए, यानी देखिए जो फॉरेन के कुछ रूलर्स आके यहाँ पे रह रहे हैं, उसके साथ साथ एम्बेसडर्स है फॉरेन से भेजे हुए, उसके साथ साथ कुछ डिप्लोमैट्स है जो इंडिया में पोस्टेड है, तो इनके अगेंस्ट भी कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी। ये लोग भी एक्सेप्शंस हैं। अब सेवेंथ एक्सेप्शंस ये रहेगा कि जो यूएनओ है या फिर उसके एजेंसीज है, अब देखिए यूएनओ कुछ काम से इंडिया में है या उनकी कुछ एजेंसीज इंडिया में काम कर रही है, वहाँ के जो डिप्लोमैट्स है, जो बाहर के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो भी उनके ऊपर वो भी इसका एक्सेप्शन रहेंगे, उनको भी अलग ट्रीट कर सकते हैं, कर किया जाता है। ओके, तो हमें ये एक्सेप्शंस याद रखना है, 7 एक्सेप्शंस। हमने एक्सेप्शंस भी स्टडी कर लिए, उसके साथ साथ आर्टिकल 14 क्या कहता था ये भी स्टडी कर लिया, रूल ऑफ लॉ स्टडी कर लिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब स्टडी कर लिया। तो ये सब चीजें आर्टिकल 14 के अंदर आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 14। सो प्रीवियस स्लाइड में हमने आर्टिकल 14 को स्टडी किया, उसके एक्सेप्शन स्टडी किए। नाउ वी विल स्टार्ट विथ आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth। यानी देखिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, मेल फीमेल, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। ये सब चीज़ों को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, सिर्फ ये चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, एक है डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा है ओनली। अब डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन यानी कुछ अलग रखना, अलग करना, यानी देखिए कुछ भेदभाव करना किन लोगों में, तो ये रहेगा डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भेदभाव हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे वर्ड ओनली यूज हुआ है। ओनली का मतलब ये है, ओनली यूज करने का मीनिंग ये है कि आप ये ग्राउंड्स छोड़ के, यानी देखिए रिलीजन छोड़ दो, रेस छोड़ दो, सेक्स छोड़ दो, प्लेस ऑफ बर्थ छोड़ दो, ये चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ों पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है। देखिए जो सेकंड प्रोविजन है आर्टिकल 15 का, वो ये कहता है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विथ रिगार्ड टू। आगे क्या क्या चीज़ों को लेके है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखिए इनका ये कहना है कि किसी भी पर्सन को यहाँ पे, कोई भी पर्सन को यहाँ पे डिसेबिलिटी, यानी देखिए किसी चीज़ से दूर नहीं रखा जाएगा, या फिर उसके ऊपर कुछ ज़्यादा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डाली जाएगी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं डाले जाएंगे। ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते। कौन से ग्राउंड पे? तो रिलीजन हो गया, रेस हो गया, सेक्स हो गया, कास्ट हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, बस इतने ही, सिर्फ इसलिए यहाँ पे ओनली यूज हुआ है। तो कौन सी चीज़ों के लिए ये इनको रोका नहीं जा सकता कहीं जाने से, या फिर कौन सी कंडीशंस है, कौन से रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गया। यानी ठीक है कोई शॉप में जा रहा है, उसको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, या उसको कुछ देने से इनकार नहीं कर सकते। पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं ये सब चीज़ें चल सकती, होटल्स में नहीं चल सकती। उसके साथ साथ पब्लिक प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, कोई थिएटर में जा रहा है उसको रोक रहे हैं, या फिर उसको नहीं दे रहे, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से उनको इनकार कर रहे हैं, डिसेबिलिटीज़ है जितनी भी, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेगी। उसके साथ साथ जो सेकंड जगह है वो है यूज़ ऑफ वेल्स। देखिए कोई अगर वेल यूज़ कर रहा है, कोई कुआं जो होता है पानी के लिए वो यूज़ कर रहा है, फिर टैंक्स हो गए वो यूज़ कर रहा है, तो इनको रोका नहीं जा सकता इन चीज़ों से। उसके साथ साथ बाथिंग घाट्स हो गए, जो नहाने के लिए जो घाट्स होते हैं वहाँ पे भी जाने से किसी को रोक नहीं सकते। उसके साथ साथ रोड्स और प्लेसेस, रोड्स पे भी चलना या फिर रोड से जाना। उसके साथ साथ पब्लिक रिसोर्ट हो गए जो स्टेट फंड से मेंटेन हो रहे हैं या फिर नहीं भी हो, ठीक है, यानी देखिए मेंटेन पूरे हो रहे हैं एक तो स्टेट फंड से, या फिर थोड़े से या पार्टली कुछ स्टेट फंड का उसमें हाथ है, और जो जनरल पब्लिक के यूज के लिए है ये सब जगह पे, ठीक है, बाकी नहीं, ठीक है। मेंटेन जो स्टेट फंड कर रहा है या फिर पूरा मेंटेन कर रहा है या थोड़ा मेंटेन कर रहा है उसमें, ये चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट जो भी मेंटेन किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, या फिर थोड़ा सा पूरा या फिर थोड़ा सा, और जो कि जनरल पब्लिक के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए
पर यहाँ पे एक चीज कही गई है कि ये जो प्रोविजंस है जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, ठीक है, अगर ये डिस्क्रिमिनेशन स्टेट कर रहा है उसको भी प्रोहिबिट किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर रहा है, यानी कोई भी एक इंसान कर रहा है प्राइवेट इंडिविजुअल, तो उनको भी यहाँ पे प्रोहिबिट किया, उनको भी यहाँ पे रोका जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है कि जो पहले वाला हमने प्रोविजन देखा वो सिर्फ प्रोहिबिट करता है स्टेट को, जबकि ये वाला जो प्रोविजन है ये प्रोहिबिट करता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी, सभी को ये प्रोहिबिट करता है, स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। जबकि जो पिछला था जो कि था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो वो था स्टेट शैल नॉट डिनाई, देखिए हमने वहाँ लाइन पढ़ी थी, वो स्टेट के लिए था, और यहाँ पे सीधा लिखा है नो सिटीजन, यानी यहाँ पे सभी इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पे लागू होगा। अब इनको लेके कौन से एक्सेप्शंस है ये देख लेते हैं हम। ये देखिए अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे कहा गया था सेक्स पे, मेल फीमेल में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसको ही लेके मैं आपको अभी कुछ चीज़ें बताऊंगा। उसमें ये दी गई है, इसमें 3 एक्सेप्शंस है इस जनरल लॉ के जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। तो वहाँ पे जो पहला है वो ये कहता है कि स्टेट को परमिशन है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सके फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे यही सवाल आता है कि अगर इक्वली यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेस ऑफ सेक्स, तो फिर यहाँ पे लड़कियों के लिए स्पेशल प्रोविजन क्यों बनाए जाएंगे? तो ये यहाँ पे आपका एक्सेप्शन है, आप ऐसा कर सकते हैं, स्टेट ऐसा कर सकता है, वुमेन उसके साथ साथ चिल्ड्रन, इनको आप स्पेशल प्रोविजंस इनके लिए बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स हो गए, देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती है वुमेन के लिए, काफ़ी जगह पे वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व होती है, उसके जैसे कि लोकल बॉडीज़ में देखते हैं हम, जैसा पंचायत में हो गया या ग्राम पंचायत में, जहाँ भी आपको दिखते हैं ये सब सीट्स हो गए रिजर्वेशन की, तो ये सब एक्सेप्शंस है। उसके साथ साथ देखिए फ्री एजुकेशन दे रहे हैं हम बच्चों को, पर बड़ों को नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक एक्सेप्शन है जो कि यहाँ पे अलाउड है। उसके साथ साथ जो सेकंड चीज यहाँ पे दी गई है वो है कि देखिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, देखिए याद रखिएगा सोशली, उसके साथ साथ एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है सिटीजन्स की, ठीक है, या फिर जो शेड्यूल कास्ट हो गई या फिर शेड्यूल ट्राइब्स हो गई, इनके लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाला जो रोकता है लॉ, उसका ये एक्सेप्शन है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट इज आर्टिकल 15 का ये एक्सेप्शन है। तो ये दूसरी चीज थी। देखिए जो थर्ड एक्सेप्शन है जो डिस्क्रिमिनेशन को, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है उसका जो थर्ड एक्सेप्शन है वो ये है कि जो स्टेट है वो ऐसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है जो ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनके एडवांसमेंट के लिए, या फिर शेड्यूल कास्ट हो गए और शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, उनके एडमिशन को लेके किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ठीक है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड जितने हैं या फिर शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, इनको एडमिशन दे सकते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इंक्लूडिंग रहेंगे, भले ही उनको ये जो स्टेट है ये एड करता हो, यानी ये कुछ ग्रांट देता हो या नहीं देता हो, तो भी इनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे एक एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो माइनॉरिटी ने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए वो इनको ये इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे इन लोगों को एक स्पेशल प्रोविजन देके एडमिशन के लिए हो गया या फिर कोई भी चीज़ के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप इनको प्रोविजंस बना सकते हैं। स्टेट को ये पावर दी गई है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। So this is all about Article 15, that is prohibition of discrimination on certain grounds. अब देखिए प्रीवियस स्लाइड में हमने आर्टिकल 15 को डिस्कस किया। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल 16 जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। अब देखिए हम जितने भी अभी ये आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उनके एक्सेप्शंस भी देख रहे हैं, ताकि हमें एक्सेप्शंस भी पता रहे क्या क्या एक्सेप्शंस है ये सब इक्वालिटीज़ के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहता है कि आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट के अंडर जितने भी ऑफिस आते हैं, स्टेट यानी कोई एक स्टेट नहीं तो पूरा इंडिया, यानी पूरे गवर्नमेंट के अंडर जितने भी ऑफिसेस आते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट
सभी सिटीजन्स को उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आर्टिकल 16 ये कहता है, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली। अब यहाँ पे भी ओनली ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी सिटीजन्स के साथ, जो एम्प्लॉयमेंट को लेके है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप अंडर स्टेट जितने भी आते हैं एम्प्लॉयमेंट वो, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो यहाँ कौन सा ग्राउंड देखा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, ये चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। इनके अलावा आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 16 था इसके भी क्या एक्सेप्शन है हम देख लेते हैं। तो इसके भी 3 एक्सेप्शन है। तो पहला एक्सेप्शन ये है कि पार्लियामेंट एक जो रेसिडेंस है इसको एक कंडीशन ले सकता है सर्टेन एम्प्लॉयमेंट को लेके, जो स्टेट में दी जा रही है या यूनियन टेरिटरी में दी जा रही है या लोकल अथॉरिटी में दी जा रही है या किसी भी अथॉरिटी में दी, तो यहाँ पे रेसिडेंस को लेके वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। यानी देखिए कैसे, कोई इंसान किसी पर्टिकुलर एरिया का है तो उसको स्टेट का है तो उसको स्टेट में एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा या यूनियन टेरिटरी में दिया जाएगा, या उसी जगह किसी एक लोकल अथॉरिटी में है तो वहाँ पे उसको दिया जाएगा, या कोई अदर अथॉरिटी होगी जो रेसिडेंस जो जहाँ का है वहाँ पे अगर वो जगह पे वो ऑफिसेस या जो भी एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पे पार्लियामेंट ऐसा कुछ कर सकता है। तो इसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट एक्ट पास की गई थी जिसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट कहा गया था 1957 का, जिसमें ये जो रिक्वायरमेंट थी, ये रेसिडेंस जो था ये यहाँ पे लिया गया था, पर ये एक्सपायर हो गया 1974 में। उसके बाद ऐसा कोई प्रोविजन स्टेट्स के पास नहीं है, ये प्रोविजन सिर्फ आंध्र प्रदेश के पास है, ये आपको याद रखना है। ये एक्ट जो थी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 में एक्सपायर हो गई। उसके बाद देखिए जो दूसरा एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि स्टेट जो है ये रिजर्वेशंस दे सकता है, ठीक है, किसी बैकवर्ड क्लासेस को जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट सर्विसेज में, जो कम है स्टेट सर्विसेज में, जिनकी बहुत कमतरता है, ऐसे कुछ बैकवर्ड क्लासेस है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। उसके साथ साथ थर्ड एक्सेप्शन ये है कि कोई, अब देखिए कोई ऑफिस होता है जो रिलीजन से, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड होता है, या किसी डोमिनेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वैसे इंस्टीट्यूट्स हो गए, या फिर कोई पर्टिकुलर रिलीजन का, तो यहाँ पे जो मेंबर हो गए या फिर गवर्निंग बॉडी हो गई वो उसी रिलीजन या उसी डिनोमिनेशन से बिलोंग करता हो, यहाँ पे आप एक्सेप्शन दे सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू रिलीजियस, किसी एक रिलीजियस का ही है वो, तो वहाँ पे उस रिलीजियस के लोग काम कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। सो ये तीनों जो थे वो एक्सेप्शंस थे। तो इसके साथ साथ जो आर्टिकल 16 था जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट था, वो यहाँ पे खत्म होता है, ओके। In previous slide we have discussed about article 16. Now we will move towards article 17, that is abolition of untouchability, ठीक है। तो आर्टिकल 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form। तो देखिए आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी जो थी, जो इंडिया में पहले चल रही थी, इसको एबॉलिश करता है, ख़त्म करता है। उसके साथ साथ इसकी कोई भी फॉर्म में प्रैक्टिस को ये रोकता है, कोई भी फॉर्म में इसको आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसको रोका गया है बाय आर्टिकल 17। अब देखिए पहले एक अनटचेबिलिटी एक्ट था 1955 में, जो कि इसको ऑफेंस कहता, ये जिस एक्ट के अंडर ये जो अनटचेबिलिटी थी या इसकी जो प्रैक्टिस थी ये ऑफेंस थी, उसको इन द ईयर 1976 अमेंड किया गया। उसके साथ साथ उसको रीनेम किया गया एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये आपको याद रखना है। अब ये इसको रीनेम या अमेंड क्यों किया गया ये भी हम देखते हैं। तो देखिए इसका जो स्कोप था, या फिर जो इसका जो इससे रिलेटेड जो इंडियन पिनल कोड में जो प्रोविजंस है वो अच्छे और काफ़ी अच्छे हो जाए, और उसके साथ साथ इसका स्कोप बढ़ जाए। अब स्कोप कैसा बढ़ना है, देखिए नाम चेंज होता है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो यहाँ पे ये जो एक्ट है ये सिविल राइट्स यानी ऐसे राइट्स होते हैं जो पर्सन्स को मिले हैं, कब क्यों मिले हैं, क्योंकि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यहाँ पे खत्म कर दी गई बाय आर्टिकल अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी थी जिसको अबॉलिश कर दिया गया, जिसको खत्म कर दिया गया बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कुछ राइट्स मिल गए, इसलिए यहाँ पे सिविल राइट्स
उनको कहा गया है इस एक्ट में, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 का, इसीलिए इसका नाम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किया गया, ये हमें याद रखना है। तो देखिए हमने अनटचेबिलिटी देखा, तो अनटचेबिलिटी जो है ये क्या है, ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर जो एक्ट हमने देखा उसमें। जबकि फिर इसके बाद जो मैसूर हाई कोर्ट था, इन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 7 है उसमें जो अनटचेबिलिटी दिया गया है वो उसका मतलब ये होता है कि जो प्रैक्टिस चली आ रही है, जो डेवलप हुई है हिस्टोरिकली इन द कंट्री, जो हमारे कंट्री में हिस्टोरिकली कुछ एक प्रैक्टिस डेवलप हुई थी, उसका मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए सोशल डिसेबिलिटीज़ जो लगाई जाती है किसी क्लासेस पे या फिर किसी पर्सन पे बाय रीज़न ऑफ देयर बर्थ, यानी वो वहाँ पे बर्थ हुआ उसका सर्टन क्लास कास्ट में, इसीलिए उसको अलग यानी उसको उस तरह का ट्रीट किया जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है मैसूर हाई कोर्ट के थ्रू। उसके साथ साथ अब देखिए ये चीज़ों बाकी जो चीज़ें इनको छोड़ के देखिए बर्थ वहाँ पे हो रहा है, इसीलिए उसको ये किया जा रहा है। पर अगर जो बाकी चीज़ें जैसे कि हो गया कि सोशल बॉयकॉट हो रहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स का या फिर उनको अपने रिलीजियस सर्विसेज से निकाला जा रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं की जाएगी अंडर आर्टिकल 17, यानी ये चीज़ें अनटचेबिलिटी में कवर नहीं होगी, ये मैसूर हाई कोर्ट ने कहा है। तो देखिए जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट हमने देखा था 1955 में, इसमें जो अनटचेबिलिटी के अंडर जो ऑफेंसेस आप कमिट कर रहे हैं, जितने भी ऑफेंसेस कर रहे हैं, ये सब पनिशेबल रहेंगे। इसमें आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसके साथ साथ फाइन भी हो सकती है। ओके, अब देखिए हमने जो एक्ट देखा था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955, तो हम देख लेते हैं कि इसमें इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से एक्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑफेंस कहलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें कुछ 7 चीज़ें ऐसी दी गई है जो कि यहाँ पे ऑफेंस कहलाएंगी। उसमें से सबसे पहले जो चीज़ है वो ये कहती है कि किसी भी पर्सन को प्रिवेंट करना फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, यानी किसी भी पब्लिक वर्शिप यानी जहाँ पे पूजा करते हैं ऐसे जगहों पे, जहाँ वर्शिप की जाती है ऐसे जगहों पे किसी इंसान को आने देने से रोकना, ठीक है, प्रिवेंट करना, ये एक ऑफेंस रहेगा। उसके साथ साथ जो सेकंड चीज़ है वो ये है, सेकंड थिंग, कि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं ये कह के कि ये ट्रेडिशनल है, हमारा ट्रेडिशन है, उसके साथ साथ रिलीजन से रिलेटेड है ये अनटचेबिलिटी, ये हमारी फिलॉसफी है, या कोई भी अलग अदर ग्राउंड, जितने भी ग्राउंड है उस पर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करके, तो ये भी एक ऑफेंस कहलाएगा। उसके साथ साथ देखिए थर्ड जो एक्ट है वो है कि किसी भी इंसान को किसी शॉप में, किसी होटल में या किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट जैसे थिएटर्स हो गए या कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जितनी भी जगह हो गई, यहाँ पे आने ना देना, ये भी एक ऑफेंस है अंडर दिस एक्ट। उसके साथ साथ देखिए फोर्थ एक्ट ये कहता है जो ऑफेंस रहेगा कि देखिए किसी भी पर्सन जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है उसको आप इंसल्ट करते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो भी एक ऑफेंस यहाँ पे रहेगा अंडर दिस एक्ट। उसके साथ साथ जो फिफ्थ एक्ट है जो कि ऑफेंस रहेगा वो ये कहता है कि किसी भी पर्सन को आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट करने से आप उसको रिफ्यूज़ करते हो, उसके साथ साथ उसको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से उसको रोकते हो, या फिर उसको हॉस्टल जो भी आपने बनाया है पब्लिक बेनिफिट के लिए वहाँ पे आप उसको एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक ऑफेंस रहेगा। अब उसके बाद जो सिक्स्थ यहाँ पे चीज़ दी गई है वो ये है कि आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो वो भी एक ऑफेंस कहलाएगा। उसके बाद जो लास्ट एक्ट है जो कि ऑफेंस रहेगा वो ये कहता है कि किसी भी इंसान को आप कोई भी गुड्स, कोई भी चीज़ देने से इनकार करते हो, रिफ्यूज़ करते हो, या फिर कोई भी सर्विसेज किसी पर्सन को नहीं दे रहे हो, आप अगर उसको रिफ्यूज़ कर रहे हो कि आपको ये गुड्स नहीं बेच सकते या आपको ये सर्विसेज नहीं दे सकते, तो ये भी ऑफेंस रहेगा अंडर दिस एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. So this is all about the offences under the Protection of Civil Rights Act of 1955.
देखिए आर्टिकल 17 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो राइट है अंडर आर्टिकल 17 ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए उनके अगेंस्ट अवेलेबल है। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी अगेंस्ट अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि स्टेट के। तो प्राइवेट तो इसके लिए क्या करना होगा? जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है स्टेट के, ये है कि स्टेट को यहाँ पे कुछ नेसेसरी एक्शंस लेना होगा ताकि ये जो राइट्स है ये वायलेट ना हो। ये आपको याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 17 दैट इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो देखिए हमने अभी आर्टिकल जो 17 था उसको कंप्लीट किया, उसको स्टडी किया। अब हम नाउ विल मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल 18 दैट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो देखिए आर्टिकल 18 जो है इट एबॉलिशेस टाइटल्स एंड मेक 4 प्रोविजंस। ठीक है, ये एबॉलिश कर देता है टाइटल्स को। उसके साथ साथ 4 प्रोविजंस भी दिए गए हैं इस आर्टिकल 18 में। तो हम देखते हैं प्रोविजंस क्या है। सबसे पहले देखिए ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को, ठीक है, किसी को भी कोई टाइटल देने से, किसी भी इंसान को कोई टाइटल देने से, वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो, ये स्टेट को रोकता है ये चीज़ों से। तो देखिए ये टाइटल में कुछ एक्सेप्शंस है, ये है मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन के आप दे सकते हैं, जैसे पीए डॉक्टरेट हो गया या फिर मिलिट्री के कोई रैंक्स हो गए, ये सब आप दे सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड प्रोविजन है वो ये जो है वो सिटीजन्स को प्रोहिबिट करता है इंडिया के कि वो बाहर के फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल ना ले, फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो ये प्रोहिबिट्स अ सिटीजन, सेकेंड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन जो है वो अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कोई फॉरेनर अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, कोई ट्रस्ट होल्ड कर रहा है अंडर द स्टेट, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता टाइटल किसी भी फॉरेन स्टेट से। अगर वो कर भी रहा है तो उसको कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। ठीक है, कोई फॉरेनर अगर काम कर रहा है हमारे यहाँ के किसी ऑफिस में या फिर किसी ट्रस्ट में हमारे स्टेट के, तो वो कोई टाइटल किसी भी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस इज अबाउट द थर्ड प्रोविजन। अब देखिए फोर्थ प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी सिटीजन या फॉरेनर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड कर रहा है अंडर द स्टेट, वो कोई भी प्रेजेंट्स हो गए, यानी कोई गिफ्ट्स मिलते हैं या प्रेजेंट्स जो भी हो गए, इमोल्यूमेंट्स हो गए या फिर ऑफिस हो गए, ये नहीं ले सकता अंडर एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, फॉरेन स्टेट अगर उसको कुछ प्रेजेंट दे रहे हैं, कुछ एमोल्यूमेंट्स दे रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ ऑफिस दे रहे हैं, तो वो नहीं ले सकता फॉरेन स्टेट्स के अंडर विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये 4 प्रोविजन है। पहला बात स्टेट को प्रोहिबिट करता है, सेकंड सिटीजन को प्रोहिबिट करता है, थर्ड फॉरेनर को प्रोहिबिट करता है, फोर्थ सिटीजन और फॉरेनर दोनों को प्रोहिबिट करता है किसी चीज से। तो दिस इज अबाउट द एबॉलिशन ऑफ टाइटल दैट इज आर्टिकल 18। देखिए पिछले स्लाइड में हमने जो भी डिस्कशंस किए उससे ये क्लियर होता है कि जो भी हेरिडिटरी टाइटल्स थे नोबिलिटी के, जैसे कि महाराजा हो गए, राज बहादुर हो गए, राय बहादुर हो गए, राय साहब हो गए, दीवान बहादुर हो गए, जो टाइटल्स हेरिडिटरी थे, यानी आपको आपके ही घर से मिलते थे ये टाइटल्स। ठीक है, आप अगर वहाँ बर्थ ले लेते हैं, जो कि कॉलोनियल स्टेट्स ने दिए थे, ये सब बैन कर दिए गए बाय आर्टिकल 18। ठीक है, तो ये बैन इसीलिए किए गए क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अगेंस्ट है। ठीक है, सबको एक स्टेटस मिलना चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिलेगा अगर किसी को इस तरह के टाइटल्स दिए जाते हैं। सो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में क्या कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन द ईयर 1996 ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो रहेगी ऑफ नेशनल अवार्ड्स। तो देखिए नेशनल अवार्ड्स जो है वो वैलिड रहेंगे। जो 4 उन्होंने बताए थे, पहला उन्होंने भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण और फोर्थ पद्मश्री। ये 4 जो नेशनल अवार्ड है ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने ये कहा कि ये जो 4 अवार्ड है ये कोई टाइटल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 18 जो है उसमें हेरिडिटरी जो आपको टाइटल्स मिलते हैं उनकी बात की गई है, ये आपको हेरिडिटरी नहीं मिले हैं। ठीक है, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, तो ये सब इसीलिए वॉयलेटिव नहीं रहेंगे आर्टिकल 18 को। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ इक्वालिटी जो है इसको वॉयलेट नहीं करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उन्होंने ये भी बताया था कि देखिए
ये जो आपको अवार्ड्स मिले हैं, इसको आप अपने जो भी अवार्डीज है, ये अपने नाम को एज अ प्रेफिक्स या सफिक्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। नाम के पहले या नाम के बाद इन अवार्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ये अवार्ड ले लिए जाएंगे, वापस ले लिए जाएंगे, फॉरफिट कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ देखिए जो नेशनल अवार्ड्स हैं, ये इनके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये नेशनल अवार्ड्स जो है वो 1954 में दिए गए, स्टार्ट किए थे देना। उसके बाद जनता गवर्नमेंट जो आई थी, जो मोरारजी देसाई जिसके हेड थे, उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था 1977 में, पर इनको वापस रिवाइव किया गया, वापस लाया गया इन द ईयर 1980 बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। Okay, so this is all about the Article 18, that is abolition of titles. So this is all about the Article 14, 15, 16, 18, that is right to equality. Okay, so I hope you like it. If you like it, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.